अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है वो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। और यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट हो हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 14 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देबाशीष पांडा, इनको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, इसको 40 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन डिक्लेयर किया गया है। L&T ने बिजनेस टू बिजनेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है सूपफिन। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, इसको अप्रूव मिल गया है यूनियन कैबिनेट द्वारा। और आपको बता दें इसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 5000 करोड़ रुपीज़ रहेगी और पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ रुपीज़ रहेगी। BIS ने IIT रुड़की के साथ एक MOU साइन किया है फॉर एक्टिविटीज़ ऑन स्टैंडर्डाइजेशन। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इसको नए कस्टमर्स ऐड करने से जो है रिस्ट्रिक्शन इस पर लगा दी है, मना कर दी है। त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री छात्र कल्याण प्रकल्प स्कीम, इसको अनाउंस किया है। फॉर्मर जज जस्टिस अर्जन कुमार शिकरी या फिर AK शिकरी, इनको चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट पर जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है उसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर पेटीएम है, ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक। हर साल 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। HPCL ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन किया है। अभिनव चंद्रचूड़, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। टाइटन कंपनी की सब्सिडरी TCL नॉर्थ अमेरिका, इसने US बेस्ड ग्रेट हाइट्स में 17.5% स्टेक एक्वायर किए हैं। ऑस्ट्रेलियन आर्मी रिसर्च सेंटर ने एक MOU साइन किया है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ इंडिया के साथ। यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नारायण राणे, इन्होंने MSME इनोवेटिव स्कीम और MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 लॉन्च किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए गूगल क्लाउड ने ई-कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट के साथ एक मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च की है। चलिए अब देखते हैं 15 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। The Reserve Bank of India has lifted the restrictions on which bank's Digital 2.0 plan। पूछ रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक की डिजिटल 2.0 योजना पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, HDFC बैंक। तो देखिए, पहली बात तो आप याद रखेंगे डिजिटल 2.0 प्रोग्राम ये HDFC बैंक से संबंधित है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी जिन्हें कि अब पूरी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हटा दिया है। आपको जानना चाहिए दिसंबर 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक के डिजिटल बिजनेस पर टेम्परेरीली स्टॉप लगा दिया था कि आप कोई भी नए कस्टमर्स ऐड मत कीजिएगा। तो अब यहाँ पर डिजिटल 2.0 प्रोग्राम से रिस्ट्रिक्शन पूरी तरह से हटा दी गई है। कुछ एस्पिरेंट्स का कहना है कि क्वेश्चन जो है बैंकिंग से संबंधित ज़्यादा लेते हैं। कुछ का कहना है कि कभी कभी ऐसे भी कमेंट आते हैं कि बैंकिंग के क्वेश्चन और इंक्लूड कीजिए। तो देखिए, आप अगर हमारे करंट अफेयर्स की पहली स्लाइड देखेंगे तो उस पर लिखा है कि बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी के लिए, रेलवेज़ और जो आपके स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए।
तो अब जब हम सबके लिए कवर कर रहे हैं तो उसमें बैंकिंग के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे, एसएससी के भी इंक्लूड होंगे, रेलवे से संबंधित भी इंक्लूड होंगे, कई तरह के ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो बैंकिंग का सेक्टर है, जो बैंकिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं। तो वो आपको खुद आइडेंटिफाई करने हैं कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का माइंड से आप ये चीज़ निकाल दीजिए कि ये मैं एसएससी के लिए यहाँ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, बैंक के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं तो एसएससी के लिए पढ़ना सही होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की जो है आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। सभी क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल बैंकिंग में पूछे जाते हैं, जैसे ये कितने % स्टेक उसमें हासिल किए, इस तरह के एसएससी वगैरह एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। तो आप उसको खुद से आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसको मत पढ़िए भले ही। बाकी के तो अभी देखना आप इसमें कितने सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह की ये अब आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि इस तरह की बातें जो है ये सही नहीं लगती कि बैंकिंग के लिए है या फिर एसएससी के लिए है। आप खुद से आइडेंटिफाई कीजिए ना। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इतनी समझ तो रखते हैं कि बैंकिंग के लिए क्या पढ़ना है और एसएससी के लिए क्या पढ़ना है, क्योंकि ये केवल प्योर बैंकिंग के लिए नहीं है, ना ही प्योर एसएससी और रेलवे के लिए। हम सभी बच्चों को लेकर साथ में चल रहे हैं कि आप चाहे बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो, सब एक साथ पढ़ सकें। तो उस हिसाब से करंट अफेयर्स बनाए जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है 15 मार्च को। और साथ ही आपको जानना चाहिए इस बार 2022 में इसका थीम रहेगा फेयर डिजिटल फाइनेंस। और साथ ही आपको जानना चाहिए कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ये 14 से 20 मार्च के बीच में कंज्यूमर एम्पावरमेंट वीक भी सेलिब्रेट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड ओपन द 11th खेल महाकुंभ एट विच प्लेस? पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो देखिए सरदार पटेल स्टेडियम ये अहमदाबाद गुजरात में है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का जो है आयोजन शुरू किया है। आपको जानना चाहिए खेल महाकुंभ साल 2010 में शुरुआत की गई थी इसकी। इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंड $125 मिलियन लोन टू सपोर्ट एक्सेस टू सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज इन विच स्टेट? पूछ रहे हैं कि भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच का समर्थन करने के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और वर्ल्ड बैंक इन्होंने $125 मिलियन का एक लोन साइन किया है, जिसके तहत वेस्ट बंगाल में जो भी पुअर और वल्नरेबल ग्रुप हैं उन्हें सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। बाकी आपको जानना चाहिए जुनैद कमाल अहमद का नाम, ये वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं इंडिया के लिए। द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ QR कोड बेस्ड GI टैग्ड हैंड knitted कश्मीरी कारपेट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री रिसेंटली? पूछ रहे हैं कि QR कोड आधारित GI टैग हाथ से बुने हुए कश्मीरी कालीन की पहली खेप हाल ही में किस देश को निर्यात की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है जर्मनी। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री GI टैग जो प्राप्त कश्मीरी कारपेट है, तो इनको जो है अब QR कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड से भी इनको अलाइन कर दिया है, जिसके तहत अब जो आर्टिशन है और क्या मटेरियल उस कारपेट में यूज़ हुआ है इसकी जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। और इसी तरह का GI टैग्ड कारपेट जो कि QR कोड से अलाइन है, इसको जर्मनी में एक्सपोर्ट किया गया है न्यू दिल्ली से। इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल सिटी नेम्ड इंद्रायणी मेडिसिटी विल बी सेटअप इन विच सिटी? इंडिया का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए है पुणे। तो देखिए महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं अजीत पवार। इन्होंने कहा है कि देश का पहला मेडिकल सिटी ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो है सेटअप किया जाएगा और इसका नाम होगा इंद्रायणी मेडिसिटी। तो इसमें मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ रिसर्च फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी।
गैब्रियल बोरिक फोंट हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली। पूछ रहे हैं कि गैब्रियल बोरिक फोंट हाल ही में किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखिए, इसको हम चिली बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है चिले, चिले। तो देखिए, गैब्रियल बोरिक फोंट, ये नाम आप याद रखेंगे, और ये चिले के यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बन गए हैं। 36 साल की इनकी उम्र है। बाकी आपको जानना चाहिए चिले या फिर चिली। इसी कैपिटल सेंटियागो है और करेंसी है चिलियन पेसो। इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्कूल हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी। भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है ग्वालियर। तो देखिए, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में फर्स्ट ड्रोन स्कूल इसको इनोग्रेट किया है। EPF rate slashed from 8.5% to 8.1% for 2021-22. In which year was the EPFO started? तो पूछ रहे हैं कि 2021-22 के लिए EPF दर 8.5% से घटाकर 8.1% कर दी गई है। आपको बताना है EPFO की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है 1952, 1952। जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में, काफ़ी चर्चा में है। देखिए, EPFO क्या है? एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करता है? एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम प्रोवाइड कराता है और उसका नाम है EPF, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब इसमें जो है सालाना ब्याज ही मिलता है जो आपकी सेविंग्स है। तो उस वही 2021-22 के लिए वो रखा गया है 8.1%। पहले कितना था? 8.5%। और आपको ये भी जानना चाहिए कि इतना लो, ये 1977-78 के बाद इतना लो हुआ है। 1977-78 में 8% था और EPFO की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। अच्छा, ये जो रेट है किसके द्वारा ये भी प्रपोज किया गया है? तो देखिए, जो EPFO है, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, इनकी मीटिंग हुई है। और जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, इसको हेड करते हैं यूनियन लेबर मिनिस्टर, जो कि फ़िलहाल हैं भूपेंद्र यादव। तो इन्होंने प्रपोज किया है कि 8.1 रहेगी। अब ये जो प्रपोजल है ये चला जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के पास। फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर इसको रेटिफाई कर देती है तब ये रेट जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, अब आपको एक चीज़ जाननी चाहिए। देखिए, मतलब क्या हुआ EPF, ये जो पूरा 8.1% क्या चीज़ है, ये मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊँगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। जब तक पेन वगैरह ना हो तब तक ऐसे समझ में नहीं आएगा, पर मैं कोशिश करूँगा आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूँ। देखिए, होता क्या है, एम्प्लॉई हो, जो काम करता है वो एम्प्लॉई होता है, और एम्प्लॉयर क्या होता है? जिसने काम दिया है, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, जिसकी कंपनी है। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कम से कम 20 लोग शामिल हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है? कोई एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी है, तो उसका 12% आपका जाता है EPF में। ठीक है, 12% इस तरह की ये जो सेविंग स्कीम है इसमें चला जाता है। उसको जो एक्स सैलरी मिली मान लीजिए, तो उसका 12% आप काट लीजिए, 12% जो बचा वो आपका चला जाएगा उसमें जो EPF है। और उतना ही 12% वो कंपनी, जो एम्प्लॉयर है ना, जिसने आपको रोज़गार दिया है, वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट करती है आपके खाते में। तो ये एक तरह की सेविंग हो रही है। 12% तो आपकी सैलरी से कटा और 12% जो एम्प्लॉयर है वो भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है। आई बात समझिए? तो टोटल 24% जो है आपके खाते में ये जो है कंट्रीब्यूट हो रहा है। वो जो सैलरी मिल रही है आपको, वो फिर 12% कट के मिल रही है, क्योंकि जो आपके पार्ट है 12% वो कट के आपको मिल रहा है। लेकिन इसमें एक बात और है कि जो एम्प्लॉयर की तरफ से जो 12% आ रहा है ना, वो पूरा 12% नहीं आता। उसमें से केवल 8.33% तो चला जाता है आपका जो EPS है, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में। ठीक है, और जो बाकी का 3.67% है, केवल वो जाता है आपका EPF में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, तो जाना तो कितना चाहिए? 12%, लेकिन जा कितना रहा है? 3.67। और बाकी का जो 8.33% है वो कहाँ जा रहा है? एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में, जो कि खुद में वो भी एक बचत ही है।
ठीक है, तो ये बात आप समझ सकते हैं। जो हमारा कट रहा है मतलब जो एम्प्लॉई है उसका तो पूरा 12% ही कट रहा है उसकी सैलरी से, है ना, सैलरी प्लस डीए से। और लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसका जो है वो ब्रेकअप हो जा रहा है दो पार्टों में, 12% दो पार्ट में ब्रेकअप आउट हो जा रहा है। एक तो 8.33% और एक 3.67%। 3.67% जा रहा है ईपीएफ में, जिसमें कि जो वो एम्प्लॉई है उसका जा रहा है ना, और दूसरा जो 8.33% है वो जा रहा है ईपीएस में, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में। तो मैं चाहूँगा आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, और आपको YouTube पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। मैंने कोशिश की है कि मोटे मोटे तौर पर आपको समझ में आ जाए। Which of the following has signed an MOU with CIPAT for solarization of CIPAT academic campuses? पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने CIPAT शैक्षणिक परिसरों के सौरकरण के लिए CIPAT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है IREDA। तो देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने एक MOU साइन किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPAT के साथ लखनऊ में, और जिसके तहत ये जो CIPAT के जो कैंपसेज हैं यहाँ पर सोलराइजेशन का काम देखेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये IREDA है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आता है, और जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तहत आता है। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI? तो ये जो बुक है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI ये लिखी है रत्नाकर शेट्टी ने। तो रत्नाकर शेट्टी BCCI के फर्स्ट और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हैं। ठीक है, नाम क्या है? रत्नाकर शेट्टी। तो इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। What is India's rank in the latest edition of Democracy Report released recently by the VDEM Institute? पूछ रहे हैं कि हाल ही में VDEM इंस्टीट्यूट द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 93। तो देखिए, डेमोक्रेसी रिपोर्ट का लेटेस्ट एडिशन VDEM इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज़ किया गया है, और इस रिपोर्ट का जो थीम है, जो टाइटल है वो है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। ऑटोक्रेट सब तो आपने सुना होगा, जिसे आप कहते हैं कि तानाशाह टाइप, जिसको कहते हैं तानाशाह तो क्या डिक्टेटर हो गया। ऑटोक्रेट मतलब कि जो पावर है वो किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में रहे, एक व्यक्ति के या फिर 3-4 लोगों का ग्रुप है उनके हाथों में रहे, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेट। तो देखिए, इस रिपोर्ट में जो रेजिम है, जो शासन है, उसको 4 भागों में बताया गया है। एक तो लिबरल डेमोक्रेसी, एक है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, एक है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, और चौथी है क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। तो इसमें बताया गया है कि 2021 में जो एवरेज ग्लोबल सिटीजन है वो जिस तरह की डेमोक्रेसी अभी एंजॉय कर रहे हैं या फिर फील कर रहे हैं, या जिस तरह की डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, वो 1989 के लेवल की डेमोक्रेसी है। यानी उस वक्त जो करती थी उस तरह की डेमोक्रेसी में अभी एवरेज ग्लोबल सिटीजन रह रहे हैं। और 33 कंट्रीज़ में ऑटोक्रेटाइजेशन जो है फैला हुआ है। बाकी इन्होंने बताया है कि जो ये लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स है इसमें स्वीडन टॉप पोजीशन पर है, उसके बाद है फिर डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टारिका एंड न्यूजीलैंड। तो टॉप 5 कंट्रीज़ ये हैं। बाकी अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया को यहाँ पर 93rd रैंक दी गई है आउट ऑफ 179 कंट्रीज़। तो भारत को यहाँ पर वन ऑफ द 10 ऑटोक्रेटाइजर्स बताया गया है, और इसमें ये कहा है कि भारत जो है बॉटम 50 कंट्रीज़ में आती है यदि हम डेमोक्रेसी की बात करें। और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 100 पर पहुंच गया है भारत, और डेलिब्रेटिव कंपोनेंट इंडेक्स में 102 पर पहुंच गया है। बाकी आपको जानना चाहिए, साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो भारत श्रीलंका से भी नीचे है, नेपाल से भी नीचे है, और भूटान से भी नीचे है, लेकिन पाकिस्तान से ऊपर है। तो अब जो क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम में, वो यही बनते हैं कि भारत साउथ एशिया में जो है कौन सी कंट्री से ऊपर है। तो 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो उसमें सही क्या होगा? पाकिस्तान। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड विमेन एट वर्क प्रोग्राम? किस राज्य सरकार ने विमेन एट वर्क प्रोग्राम शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटका। तो कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन KDEM, इसने स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर विमेन एट वर्क प्रोग्राम शुरुआत की है।
बाकी कर्नाटक के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर थावर चंद गहलोत हैं, चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई हैं, कैपिटल बेंगलुरु है। वर्ल्ड रोटारेक्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो विश्व रोटारेक्ट दिवस ये 13 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम इस बार आएगा 2022 में रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस। साथ ही आपको बता दें कि वर्ल्ड रोटारेक्ट वीक ये 11 मार्च 2022 से 18 मार्च 2022 तक मनाया जा रहा है। What is India's latest GDP growth as per Morgan Stanley for the fiscal year 2022-23? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की नवीनतम जीडीपी वृद्धि दर है 7.9%। तो फिस्कल ईयर 23 में भारत 7.9% से ग्रो करेगा, इसकी जीडीपी 7.9% से ग्रो करेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है ये 6% है और करंट अकाउंट डेफिसिट ये 3% रहेगा जीडीपी के। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नेम द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। आंसर इज मिशेल बैचेलेट चेरिया। तो ये जो है चिले या फिर चिली, जो भी आप कहना चाहें, यहाँ से हैं। Which country launched 22 satellites on Long March 8 commercial rocket? Answer is China. India recently concluded a bilateral army exercise at Belgaum with which country? Answer is Japan. और exercise का नाम रहा धर्मकार्जन exercise. The Aam Aadmi Party won how many seats in Punjab in the recent assembly elections? Answer is 92. Which laboratory has recently generated the highest sustained energy pulse ever created by fusing together atoms? Answer is Joint European Torus, Oxford, UK. साथ ही आपको बता दें कि करंट अफेयर्स फंडा कि आप ESIC UDC फेज 1 प्रीलिम्स ऑनलाइन बाय कर सकते हैं 111 में, और इसमें टोटल 20 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें कि 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 12 मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट हैं। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा यदि आप ले लें, क्योंकि जो इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टैटिक और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, ये आपको केवल ESI नहीं बल्कि जो आगे के एग्जाम आपके आने वाले हैं उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। EU टू बूस्ट मिलिट्री सपोर्ट टू कीव मोलिंग न्यू सैंक्शंस। तो हमारे यहाँ पर शब्द है मोल। तो मोल का मतलब क्या होता है? सोचना, किसी बारे में सोचना, डीपली सोचना। तो देखिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है, कीव जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, तो इसको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है ना, और बढ़ा रहा है। और साथ ही मोलिंग न्यू सैंक्शंस, साथ ही रशिया पर नए सैंक्शन लगाने के बारे में भी सोच रहा है। तो मोल का मतलब होता है सोचना, किसी बारे में जो है गहराई से सोचना, चिंतन करना। दीदी बैट्स फॉर अपोजिशन यूनिटी, ग्लोट्स ओवर कांग्रेस राउट। तो दीदी मतलब ममता बनर्जी की बात हो रही है, तो हमारा शब्द है यहाँ पर ग्लोट्स। तो ग्लोट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, कायापन दिखाते हुए खुश होना, क्योंकि आपके साथ अच्छा हुआ है और दूसरे के साथ या फिर बुरा हुआ है। तो दीदी खुश हैं। दीदी खुश क्यों है? ममता बनर्जी खुश क्यों है? कांग्रेस के राउट पे। राउट का मतलब क्या होता है? बुरी तरह से हारना। तो आप जानते हैं कि कांग्रेस की करारी हार हुई है अभी जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, तो उस पर जो है ममता बनर्जी खुश हैं, कांग्रेस की दुर्दशा देखकर खुश हैं, और ये कह रही हैं कि ऑपोजिशन को जो है यूनिटी अपनानी चाहिए। बैट्स फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ पर दांव खेलना, किसी चीज़ के पक्ष में बात बोलना। बैट्स फॉर बहुत प्यारा शब्द है, बैट्स फॉर, ठीक है। और आप अपने डेली यूज़ में भी इसको यूज जो है कर सकते हैं। यदि आप किसी को सपोर्ट करते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आई सपोर्ट बीजेपी, या आई सपोर्ट कांग्रेस, या आई सपोर्ट आम आदमी पार्टी। तो आप या फिर ये भी कह सकते हैं आई बैट फॉर आम आदमी पार्टी, आई बैट फॉर कांग्रेस, आई बैट फॉर बीजेपी। तो ये भी बहुत प्यारा है। इसी तरह से ग्लोट्स मैंने आपको बता ही दिया है, या तो दूसरे के साथ कुछ गलत हुआ है या बुरा, गलत तो नहीं कहेंगे, किसी के साथ बुरा हुआ है तो उसमें जो है खुश होना, है ना। और राउट का मतलब क्या हुआ? हरा देना। कांग्रेस हार गई है बुरी तरह से, तो उस पर थोड़ा मजाक बनाई है ममता बनर्जी ने, और ये भी कहा है कि ओपोजिशन को जो है यूनिटी दिखाने की जरूरत है। चलिए अब आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। जल्दापारा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गोधन न्याय योजना इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच स्टेट? भारतीय जनता पार्टी वन हाउ मेनी सीट्स इन उत्तर प्रदेश इन द रिसेंट assembly elections? Bhagwant Mann will be sworn in as the Chief Minister of Punjab on March 16 at a ceremony in Khatkar Kalan.
आपको बताना है खटकर कलान इज द एंसेस्ट्रल विलेज ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।